Hello guys and welcome to my channel The Study Motivation. We are studying our chapter of class 11th biology, that is some basic concepts of chemistry, and in the previous lecture we have started with this chapter and we have studied about some basic concepts, conversion units and scientific forms of writing answers. Now let's see rules for writing the answers and for all the many things which are going to be used in chemistry. So let's start. Firstly, let's see the rules for round off. राउंड ऑफ के लिए क्या क्या रूल्स होते हैं? फर्स्टली, अगर जो राइट मोस्ट डिजिट है वो जिसे हमें रिमूव करना है वो 5 से बड़ा है तो प्रीसीडिंग नंबर मतलब जो उससे पहले वाला नंबर है उसको 1 से इंक्रीज कर देंगे. जैसे अगर 7 है तो 8 हो जाएगा, 9 है तो वो 1 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, आई मीन जस्ट लाइक दैट. सेकेंडली, अगर राइट मोस्ट नंबर जो हमें रिमूव करना है वो 5 से बड़ा छोटा है तो जो प्रीसीडिंग नंबर है वो सेम रहेगा. और अगर राइट मोस्ट डिजिट जो रिमूव करना है वो 5 ही है तो प्रीसीडिंग नंबर सेम रहेगा अगर वो इवन है, और इंक्रीज उसको कर देंगे हम 1 से अगर ऑड है. तो इवन में सेम रहेगा और अगर ऑड होगा तो उसको 1 से इंक्रीज कर देंगे. सो दीज आर द रूल्स फॉर राइटिंग फॉर राउंड ऑफ. नाउ लेट्स सी एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन. फर्स्टली लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ एक्यूरेसी. एक्यूरेसी वो एग्रीमेंट होता है किसी पर्टिकुलर वैल्यू का जो रिजल्ट की ट्रू वैल्यू को बताए. एक्यूरेट मीन्स परफेक्ट आंसर एंड प्रिसिशन रेफर्स टू क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट्स. जैसे बहुत सारी मेजरमेंट्स आई है तो जो मेजरमेंट्स आपस में सेम क्वांटिटी के लिए सबसे क्लोज होंगी उसको हम कहेंगे ये आंसर प्रिसाइज है. हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं. लेट्स से जो ट्रू वैल्यू है रिजल्ट की वो 10 सेंटीमीटर है. तो एक एक्सपेरिमेंट के बाद स्टूडेंट ए ने 2 मेजरमेंट्स ली और उसने ये बताया कि एक मेजरमेंट 8.7 सेंटीमीटर एंड दूसरी 11.4 सेंटीमीटर है. और ये वैल्यूज़ ना ही प्रिसाइज है और ना ही एक्यूरेट है क्योंकि ना ही एक दूसरे से क्लोज है ना ही ये ओरिजिनल वैल्यू के आसपास है. तो इसको ना हम प्रिसाइज कह सकते ना एक्यूरेट कह सकते. स्टूडेंट बी ने सेम एक्सपेरिमेंट रिपीट करा और उसने 2 रीडिंग्स निकाली जो 9.21 सेंटीमीटर एंड 9.30 सेंटीमीटर आई. और ये वैल्यूज़ प्रिसाइज तो है क्योंकि ये वैल्यूज़ आपस में एक दूसरे से क्लोज है तो इसलिए हम इनको प्रिसाइज कह सकते हैं. बट दीज आर नॉट एक्यूरेट वैल्यूज बिकॉज दीज आर टू फार फ्रॉम 10 सेंटीमीटर्स. बट अगेन स्टूडेंट सी ने भी सेम एक्सपेरिमेंट करा और उसने ऑब्टेन करी वैल्यूज 9.8 सेंटीमीटर एंड 10.1 सेंटीमीटर. सो ये वैल्यूज़ प्रिसाइज भी है क्योंकि आपस में एक दूसरे से क्लोज भी है और एक्यूरेट भी है क्योंकि ये जो ट्रू वैल्यू हमारी 10 सेंटीमीटर थी उससे भी क्लोज है. सो दिस इज़ हाउ वी कैन डिटरमाइन वेदर द वैल्यू ऑफ मेजरमेंट्स आर प्रिसाइज और एक्यूरेट. नाउ लेट्स सी सिग्निफिकेंट फिगर्स. सिग्निफिकेंस फिगर्स वो होती है जिनको हम किसी भी सर्टेनिटी के साथ जानते हैं. अब सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं. सो फर्स्ट रूल ये है कि सारे नॉन ज़ीरो डिजिट सिग्निफिकेंट होते हैं, जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स होते हैं. सेकेंड, जो ज़ीरोज़ नॉन ज़ीरो डिजिट की लेफ़्ट साइड पे होते हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं. वो सिर्फ रिप्रेजेंट करते हैं डेसिमल की पोजीशन को.
फॉर एग्ज़ाम्पल एक हमारे पास नंबर है 0.0019, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास ये जो डिजिट्स है इसके राइट साइड में जो भी ज़ीरोज़ आती है वो सिग्निफिकेंट नहीं होती, तो सिर्फ हमारे पास यहाँ पे दो ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, दैट इज़ 1 और 9। थर्ड इज़ जो ज़ीरोज़ नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में होती है वो सिग्निफिकेंट होती है, जैसे 101, 1001, तो दीज आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। फॉर एग्जांपल 0.01079, तो ये फर्स्ट ज़ीरो तो इनसिग्निफिकेंट होगी बिकॉज ये लेफ़्ट साइड पर है नॉन ज़ीरो डिजिट्स के, लेकिन ये सेकंड ज़ीरो ये नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में आ रही है तो इसलिए हम इसको सिग्निफिकेंट कहेंगे। तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई। फोर्थ रूल इज़ दैट कि जो ज़ीरोज़ राइट पे होती है नॉन ज़ीरो डिजिट्स के वो सिग्निफिकेंट होती है अगर वो डेसिमल के राइट साइड पर है, तभी। डेसिमल के लेफ्ट साइड पे है और चाहे बाद में भी है तब भी वो सिग्निफिकेंट नहीं होगी, लेकिन डेसिमल के राइट साइड पर है और नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बाद आती है, राइट साइड पे आती है, तो दैट इज़ ऑल्सो सिग्निफिकेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल 0.001690, तो इसमें ये लास्ट वाली ज़ीरो राइट साइड पे आ रही है नॉन ज़ीरो डिजिट्स के, तो ये सिग्निफिकेंट होगी। यहाँ पे हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। फिफ्थ रूल एक्चुअली एग्ज़ाम पर्पस के लिए नहीं होता, बट नॉलेज के लिए आप जान लीजिए। ये एग्ज़ाम्स में बिल्कुल भी यूज़ मत करना, ये एग्ज़ाम्स में यूज़ नहीं करते हैं। एग्जैक्ट नंबर हैव इनफाइनाइट इन सिग्निफिकेंट फिगर्स। जो एग्जैक्ट नंबर्स होते हैं जैसे 10, 20, 30, वो उसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होती है। फॉर एग्जांपल 10, इसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। 100, 200, इन सब में इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। लेकिन हम ये रूल्स को एग्ज़ाम में यूज़ नहीं करेंगे। अगर हम एग्ज़ाम में आएगा तो इसमें हम 1 सिग्निफिकेंट फिगर ही लिखेंगे रूल के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये नॉन ज़ीरो डिजिट के राइट पे तो आ रही है लेकिन ये डेसिमल के लेफ़्ट साइड पर है, सो इससे में सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर हम एग्ज़ाम में लिखेंगे अगर ऐसा क्वेश्चन हमारे से पूछा गया तो। नाउ लेट्स सी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। किस एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हम कैसे करते हैं? ऑल्दो ये आपको सबको पता ही होगा मोस्ट प्रोबेबली, लेकिन फिर भी जिसको नहीं पता वो एक बारी देख लें और जिनको पता उनकी रिवीजन हो जाएगी। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के केस में जो फाइनल आंसर है वो सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस पर होना चाहिए एज द नंबर कैरिंग द मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस टू द राइट। ये एग्जांपल अच्छे से समझ आएगा। जैसे 9.999 में हमारे को 0.9 ऐड करना है, तो हम राइट साइड से शुरू करते हैं हमेशा, कि राइट साइड के डेसिमल के राइट साइड से नीचे आना चाहिए वो, तो ऐसे लिखते हैं। मिनिमम से देखते हैं, उसके बाद मैक्सिमम को उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर देते हैं। आई मीन हम मैक्सिमम से देखते हैं, मिनिमम को उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर देते हैं। सो इस तरह हम इसको ऐड करेंगे और आंसर आएगा। नाउ लेट्स सी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कैसे करते हैं डेसिमल्स में। सो इस केस में जो फाइनल रिजल्ट है उसमें सेम नंबर ऑफ इनसिग्निफिकेंट फिगर्स होनी चाहिए जितनी लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट होनी है। फॉर एग्जांपल 0.528 इंटू 0.15 डिवाइडेड बाय 3, सो 0.00।
तो यहाँ पे हमारे पास इनसिग्निफिकेंट फिगर सबसे कम 0.15 में, तो जिसमें सबसे कम होगी हम वो देखेंगे। तो हमारे पास 0.15 में 2 इनसिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3.00 में 3 इनसिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 0.528 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो आंसर में हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स पूछी हो तो हमारे पास दो ही सिग्निफिकेंट फिगर्स आएगी, क्योंकि मिनिमम नंबर 2 है। So that's how we will determine the significant figures in the case of multiplication and division. Now let's see laws of chemical combination. हर एक केमिकल रिएक्शन कुछ रूल्स फॉलो करता है और उन रूल्स को हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कहते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो किसी भी कोई भी फिजिकल और केमिकल चेंज के टाइम पे जो टोटल मास है रिएक्टेंट का, वो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल होगा, या फिर हम ये भी कह सकते हैं मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बिकॉज वो सेम रहेगा। सो दिस इज हाउ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वर्क्स। इसकी एक लिमिटेशन भी होती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की। लिमिटेशन ये है कि ये लॉ न्यूक्लियर रिएक्शंस पे एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन में कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन E इक्वल्स टू mc², where C is constant, M is mass and E is energy. Second law is law of constant of definite proportion. इस लॉ के अकॉर्डिंग केमिकल कंपाउंड में हमेशा एग्जैक्ट रेशियो होती है एलिमेंट बाय मास की, चाहे वो किसी भी सोल के हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एलिमेंट बाय मास की रेशियो हमेशा सेम रहेगी। थर्ड इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, जब दो एलिमेंट कंबाइन होते हैं ताकि वो दो या दो से ज़्यादा केमिकल कंपाउंड बना सके, तो जो मास है एलिमेंट का, जो फिक्स्ड मास को के साथ कंबाइन करता है दूसरे एलिमेंट्स को, वो सिंपल होल नंबर रेशियो ही बेयर करता है। So on this note guys, we conclude with our today's video and lecture, and if you guys like this video, please do like and subscribe this channel, click bell icon for further updates. Link for the notes will be given in description box. And in the next lecture we are going to start with some more laws of chemical combination and Dalton's theory. For now, thank you for watching.